तो ये लेक्चर होगा हमारा EMI का लेक्चर नंबर 2। अब जो पहला लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको फैराडेस लॉ और लेंस लॉ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था कि जैसे डायरेक्शन जो होती है इंड्यूस करंट की वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है मोशनल EMF के ऊपर। अब ये EMF क्या है? EMF मैंने आपको पहले भी बताया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक वोल्टेज है ना। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब उसके अंदर एक EMF इंट्रोड्यूस्ड होती है ना, इंड्यूस होती है। अब ये मोशनल क्या है? ये मोशनल, इस मोशनल का मतलब है ऑब्जेक्ट और रॉड। रॉड क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अपने मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस के अंदर रॉड का ही एग्जाम्पल दिया होता है। तो ऑब्जेक्ट और रॉड इज मूविंग। ठीक है, मूविंग का मतलब क्या है कि वो मोशन में है। ऑब्जेक्ट और रॉड मोशन में है। इस मोशन में होने की वजह से जो कॉइल है उसका फ्लक्स चेंज होता है। क्या होता है? उसका फ्लक्स चेंज होता है। इस फ्लक्स के चेंज की होने की वजह से उसके अंदर एक EMF इंड्यूस होती है और इस EMF की वजह से एक करंट उसमें पास करता है। ठीक है, तो ये कहानी किसकी? मोशनल EMF की। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एक ये है, अब यहाँ पर क्या लिया हुआ है मैंने? ये रॉड्स हैं। ठीक है, ये रेल है एक तो जिसके ऊपर ये रॉड मूव कर सकती है। अब ये कंडक्टर है, ये रेल्स भी कंडक्टर है, रॉड भी कंडक्टर है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो है इसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है क्योंकि ये एक क्लोज्ड सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, अब हमको ये पता लगाना है कि जब ये रॉड, ये जो रॉड है ये वेलोसिटी v से इधर जा रही है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है आपका ये x चेंज होता जा रहा है ना, x कम होता जा रहा है जैसे जैसे ये आपकी जो रॉड है ये लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही है। हमको ये पता लगाना है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट वो क्या होगा, जो इसमें करंट इंड्यूस होगा वो क्या होगा। तो हमें पता लग रहा है कि जब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये रॉड इस डायरेक्शन में चलती है। जब ये चल रही है इस डायरेक्शन में तो मैं मान लेता हूं कि कुछ देर बाद ये यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब फर्स्ट पोजीशन थी और ये आपकी सेकंड पोजीशन है तो क्या कुछ चेंज हुआ? हाँ, आप कहोगे सर पहले जो एरिया था वो ये वाला था, ज़्यादा एरिया था तो फ्लक्स आपका ज़्यादा था। अब मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है बट आपका जो एरिया है ना, क्योंकि अब रॉड यहाँ पर आ गई सेकंड पोजीशन पे तो आपका जो एरिया बचा वो सिर्फ इतना सा बचा। तो क्या फ्लक्स में कुछ चेंज आया? आप कहोगे सर फ्लक्स जो है अब वो डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका जो फ्लक्स है जैसे आपकी जो रॉड है वो लेफ्ट साइड में आती जा रही है, आपका जो फ्लक्स है वो डिक्रीज होता जा रहा है। किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि एरिया डिक्रीज हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जो लेंस लॉ के हिसाब से कि कॉइल क्या करती है, हमेशा इसका उल्टा प्रेफर करती है। मतलब वो चाहती है कि इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो। तो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है। किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है? एरिया की वजह से डिक्रीज हो रहा है। तो वो चाहती है कि इसको कांस्टेंट रखा जाए। किसको? फ्लक्स को। तो उसने फ्लक्स का फॉर्मूला देखा, क्या आया? फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? 0 डिग्री है। आपका B तो कांस्टेंट है क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें B तो आपका कांस्टेंट है। इतनी बात क्लियर है। आपका जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो करंट ये सोचेगा, जो करंट इसमें से बहने वाला है वो ये सोचेगा कि मैं इस टाइप से बहता हूँ ताकि ये जो B की क्वांटिटी है, ये जो B है ये इंक्रीज होने लग जाए। तो एक फॉर्मूले के अंदर एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ को इंक्रीज कर दो, तो क्या वो कांस्टेंट रहने की कोशिश करेगी? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर एरिया क्योंकि डिक्रीज हो रहा था तो करंट चाहेगा कि मैं ऐसे बहूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली थी वो किस डायरेक्शन में है? वो क्रॉस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो उसको सपोर्ट करना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है। तो मतलब करंट को इस मैग्नेटिक फील्ड को, जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इसको सपोर्ट करना है ना, इसको सपोर्ट करना है। तो सपोर्ट करने के लिए जो करंट मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा उसको भी किस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी? क्रॉस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। तो देख लो हम करंट कैसे बहाएं कि ये जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड हो वो नीचे की तरफ पॉइंट करे। तो कैसे होगा? ऐसे होगा, यूं, ऐसे घुमाओ हाथ को यूं, तो थंब किधर आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो करंट आपका कैसा बहना चाहिए? करंट आपका बहना चाहिए इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ये
ऐसे जब करंट बहेगा इसमें से, तब आपकी मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाले डायरेक्शन में आएगी। तो ये लेंस लॉ कहता है। क्या हमें बात क्लियर है? तो ये करंट ऐसे इसमें बह रहा है। अब अगर मैं इसमें फॉर्मूलेस की बात करूं, किसकी? फॉर्मूलेस की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें क्या आएगा सबसे पहले? तो हमें ही पता है कि जो आपकी ईएमएफ होती है वो क्या होती है? माइनस डी फाई बाय डी टी, इतनी होती है। फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? फाई की वैल्यू आपके पास माइनस डी अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू क्या होती है? बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर? 0 डिग्री है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी क्या होता है? हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो दोनों पैरेलल होगा आपके, जो बी वेक्टर है और आपका जो ए वेक्टर है, दोनों क्या है आपस में? पैरेलल है, तो 0 डिग्री है। तो बी एक कॉस 0, तो कॉस 0 तो 1 हो गया, तो ये आपके पास आ गया। बी आपकी क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ से बाहर निकालो कांस्टेंट को, माइनस बी डी ए बाय डी टी। अब आपका एरिया तो चेंज हो रहा है, एरिया मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका एक्स है वो वेरिएबल है, जैसे जैसे वो लेफ्ट के अंदर आ रहा है आपका एक्स कम ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ से एरिया लिखना चाहूँ इसका, तो एरिया लिख सकता हूँ मैं, एरिया इज इक्वल्स टू, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो जाएगा वो एल इंटू एक्स, ये हो जाएगा। यहाँ से लिख दूँ, क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस बी डी एल एक्स अपॉन डी टी। क्या एल कॉन्स्टेंट है? आप कहोगे बस सर बिल्कुल, बी एल को भी बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया? डी एक्स बाय डी टी। अब आपको समझ में आएगा कि जो डी एक्स बाई डी टी है वही तो क्या है? वेलोसिटी है, जिस स्पीड से ये रॉड आगे की तरफ जा रही है। हम बोल रहे थे ना यहाँ से, ये रॉड जो है वो इस स्पीड से लेफ्ट की तरफ बढ़ रही है, किस स्पीड से? वी स्पीड से। तो डी एक्स बाई डी टी क्या लिख सकते हो आप? भाई चेंज इन डिस्टेंस अपन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या बोलते हैं अपन? वेलोसिटी बोलते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका? वी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? माइनस बी एल वी। क्या बात क्लियर है? तो आपकी जो आंसर आया वो आया ई इज इक्वल्स टू माइनस बी एल वी। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। क्या बात क्लियर है? यहाँ से अपने को इस नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, एक तरह से देखा जाए तो नेगेटिव तो क्या करंट बताता है ना, करंट कैसे जा रहा है। हमको तो ईएमएफ की वोल्टेज से मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो। मोड क्या होगा इसका? बी एल वी होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ है और ये वेलोसिटी जिस रॉड से मूव कर रही है। ठीक, अब यहाँ से आपको करंट लिखना है तो करंट लिख सकते हो। करंट क्या होता है? करंट ओम्स लॉ से ई अपॉन आर, भाई वी अपॉन और आता है ना, तो ई किसकी जगह लिखा है आपने? वी की जगह लिखा है, तो ई क्या है? बी एल वी अपॉन आर। तो आपका ये करंट हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, फोर्स निकालना हो, फोर्स क्या होता था अपने पास? इस रॉड पे अगर मुझे फोर्स निकालना है, किस रॉड पे? ये जो रॉड है इस पे अगर मुझे फोर्स निकालना हो तो क्या लिखते हैं अपन? आई एल क्रॉस बी, ऐसे लिखते हैं, ये बी। तो ये हो जाएगा आपके पास आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि करंट ऐसे डायरेक्शन में है, बी आपका नीचे वाली डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में? 90 डिग्री बन रहा है। तो साइन 90 हो जाता है 1। ये हो जाएगा आपके पास आई एल बी, ये हो जाएगा आई एल बी। आई क्या है? बी एल बी अपॉन आर इंटू एल इंटू बी। यहाँ से आप लिख सकते हो ये बी 2 है, एल बी 2 है, तो एफ जो है आपके पास आया वो आया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। तो फोर्स का फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। अब यहाँ से अगर आपको पावर निकालनी हो, क्या निकालनी है? पावर। तो पावर क्या होती है? पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है? फोर्स कितना है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। कितना है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इंटू वी, यह आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आर क्या है यहाँ पर? आर रेजिस्टेंस, आपको पता चल रहा है ना सबको, ओम्स लॉ से लिखा है मैंने वो, पी अपॉन आर ई अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से पावर आ गई। तो ये मोशनल ईएमएफ का एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो आप ऐसे फॉर्मूलेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास सेल्फ इंडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी?
व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ऑल्सो चेंजेस। भाई देखो करंट किसी कॉइल में से बह रहा है, तो अगर वो टाइम के साथ चेंज होता है तो हम बोल सकते हैं कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में करंट आता है। तो अगर करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा। तो कुल मिला के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, किसकी वजह से? करंट चेंज होने की वजह से। सो नाउ अब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ induced current is produced to oppose this change. This phenomena is called self induction. खुद की कॉइल के करंट की वजह से ही सेल्फ इंडक्शन हो गया। क्या बात समझ में आई? इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे अपने पास एक ये तार है या एक सर्किट है ना, इसके अंदर ये कॉइल है, ठीक है, ये आपका एक बैटरी लगी हुई है, ये आपकी यहाँ पर स्विच है, ठीक है। अब ये ओपन है, अभी तो ये अभी ओपन है। जैसे इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, जैसे इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। जब मैंने इसको नापा तब मुझे पता चला कि जो करंट आया अपने पास वो आया 5 एम्पियर। कितना आया? 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर करंट आया, आपको क्या पता चल रहा है कि 5 एम्पियर के एकदम से इस सर्किट को क्लोज कर दिया गया क्या? ऐसा नहीं होता ना भाई, आपने जैसे ही स्विच को आपने मतलब चालू करा तो एकदम से 5 एम्पियर करंट थोड़ी आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि बिल्कुल माइन्यूट ऑफ सेकेंड्स के अंदर करंट 0 से लेकर 5 तक पहुंचता है और 5 पे आगे रुक जाता है ना। ऐसा होगा 0 से 1 पे आया होगा, फिर 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे और 4 से 5 पे। बट इसको होने में इतना कम टाइम लगता है कि अपने को पता ही नहीं चलता। पर होता तो ऐसा ही है कि वो 0 से करंट, पहले करंट 0 था, फिर वो 0 से इंक्रीज हो के 5 आ गया और 5 पे रुक गया। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि माइन्यूट ऑफ सेकंड्स में ही हुआ, बट हुआ तो सही। मतलब टाइम के साथ करंट आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ये करंट 0 था, मान लो t इक्वल्स टू 1/100 सेकेंड पे 1 एम्पियर हो गया, 2 पे कुछ हो गया, ऐसे करके टाइम के साथ वो इंक्रीज करता जा रहा है। अगर ये करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, करंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इस कॉइल के अंदर वो भी इंक्रीज करेगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं सोलिनॉइड इसको मानूँ, सो सोलिनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। तो अगर आपका आई इंक्रीज कर रहा है तो आपका बी भी इंक्रीज कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? बी इंक्रीज होने की वजह से आपका फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो फ्लक्स को तो कॉइल क्या चाहेगी कि कांस्टेंट रहे, तो वो कोशिश करेगी इसको कम करने की। तो कम कैसे होगी? आप मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करो। कम करने की कोशिश करोगे तो आपको एक करंट को उल्टा बहाना पड़ेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो सके। मगर अगर जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी लग रही है तो आपको करंट ऐसे बहाना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगे। तो आपका अगर करंट इनिशियली जो मेन करंट है अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको करंट इस उल्टी डायरेक्शन में बहाना पड़ेगा। ये होता है इंड्यूस्ड करंट। क्या होता है ये? इंड्यूस्ड करंट। मेन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आपको बहाना पड़ेगा। ये कब है? जब हमारे पास क्लोज कर रहे हैं अपन सर्किट को, क्लोजिंग द सर्किट, ये जब वाली सिचुएशन है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ। क्या बात समझ में? अब मान लो आपके पास बहुत टाइम हो गया है ना, और आप इसके अंदर से, आपको पता है कि इसके अंदर से 5 एम्पियर करंट बह रहा है, ठीक है, और ये सर्किट अभी क्या है? क्लोज है। इसमें से 5 एम्पियर करंट बह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने सोचा कि इसको मैं बंद कर देता हूँ एकदम से, तो मैंने यहाँ से काट दिया इसको। तो आप बोलोगे सर एकदम से करंट क्या हो गया? 0 हो गया। करंट क्या हो गया? जैसे ओपन हुआ ये तो करंट बहना बंद कर देगा, करंट 0 हो गया। पर क्या करंट ऐसे ही 0 हो गया होगा क्या? नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। करंट कैसे हुआ होगा भाई? 5 से वो पहले 4 पे आया होगा, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, उसके बाद वो 0 पे आ गया, वो धीरे धीरे करके। बिल्कुल कम सेकंड के अंदर ये सब पूरी प्रोसेस हो गई। पर हुई तो सही, कुछ टाइम तो इसने लिया इस करंट ने 5 से 0 में आने में। इसका मतलब है करंट चेंज हुआ। किसके किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है ना, 5 से वो 0 हो रहा है, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड भी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर पहले इस डायरेक्शन में थी और अगर वो डिक्रीज कर रही है, तो जो करंट पैदा होगा, इंड्यूस्ड करंट जो पैदा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है इस बी के डिक्रीज होने से, तो करंट जो प्रोड्यूस होगा वो चाहेगा कि यार ये जो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है ना, इसको उठाने की कोशिश करो ताकि फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहे। तो वो चाहेगा कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इंड्यूस्ड वाली है वो भी ऐसे ही लगे
ताकि इसको सपोर्ट मिल सके। ये डिक्रीज हो रही है तो आगे से और थोड़ा सा लगा दो ताकि ये कांस्टेंट हो जाए। तो जो आपका करंट इस बार आएगा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन वो कैसी होगी? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन वो होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस बार अपन बी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सा केस है? जब आप ओपन करते हो सर्किट को। कब? जब आप ओपन करते हो किसी सर्किट को। क्या बात है क्लियर? तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आपका मेन करंट को सपोर्ट करता है या डिनाई करता है जब आप क्लोज करते हो। जब क्लोज करते हो जब अपोजिट चलता है, और जब आप ओपन करते हो जब वो उसके साथ साथ चलता है, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये अपना अपन लेंस लगा के आसानी से पता लगा सकते हैं कि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। मतलब कुल मिला के वो चाहता है कि ना घटे ना बढ़े, वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अब देखो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जो आपका फ्लक्स होता है ना, जो आपका फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट आई के, ठीक है। या मैं इसको छोटा लिखता हूं, करंट आई के। क्या बात क्लियर है? ऐसा पाया गया। अब इसके बाद क्या हुआ? अगर आपके एन टर्न्स हैं, मान लो आपके पास एन टर्न्स हैं, तो आप लिख सकते हो एन फाई क्या होगा आपका? वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? आई के। यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दो तो आपके पास आ जाएगा एन फाई इज इक्वल्स टू एल इंटू आई। ये जो एल है आपका वो क्या है? कफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो आपका आई है ये आपका मेन करंट। क्या है ये? मेन करंट। जैसे अपन पिछली बार 5 एम्पियर की बात कर रहे थे ना भाई, दो करंट थे पिछले सिचुएशन के अंदर। एक तो आपका 5 करंट था, 5 एम्पियर वाला करंट जो कि मेन करंट है ना, और एक है आपका इंड्यूस्ड करंट जो कि लग रहा है अलग से पैदा हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेन करंट की बात कर रहा हूँ मैं, आई की, जो मेन करंट है 5 एम्पियर वाले करंट की। तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला आ गया, कौन सा? एन फाइव इक्वल्स टू एल इंटू आई। एल की जो यूनिट होती है, एल की जो यूनिट होती है सेल्फ कफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की, वो होती है हेनरी। कितनी होती है? हेनरी होती है, ठीक है। अच्छा एक और बात अपने को पता है कि हम लिखते हैं ई जो होता है वो होता है माइनस डी फाई बाय डी टी होता है। फाई क्या आया था अपने पास? माइनस एन फाई अपॉन डी टी। अभी क्या आया था अपने पास? एन फाई। भाई फाई क्या है? एक फाई, एक टर्न में से फाई है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? एन टर्न्स के लिए एन फाई होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस डी अपॉन डी टी, और एन फाई को अपन ने क्या लिखा था अभी? एल इंटू आई लिखा था। तो यहाँ से आप बोल सकते हो एल इंटू आई। एल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो यह आ जाएगा माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो आपके पास जो फॉर्मूला निकल कर आया वो ये आया माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। क्या बात क्लियर है? अच्छा आपको पता होना चाहिए कि जो ईएमएफ होती है ना किसी भी बैटरी की, वो कितनी होती है? वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर होती है ना, वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर होती है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से जो वर्क डन आएगा अपने पास वो आएगा ई इंटू क्यू, इतना आएगा। अगर मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई इंटू, क्योंकि एक बैटरी के लिए एक वोल्टेज तो कांस्टेंट होगा, ईएमएफ तो कांस्टेंट होगा, इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है आपका? डी क्यू बाई डी टी होता है आपका आई, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? करंट। अब यहाँ से आप लिख सकते हो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई इंटू आई। ई की वैल्यू क्या थी? ई की वैल्यू थी माइनस एल डी आई बाई डी टी। पर ई की वैल्यू अपन क्या लिखते हैं यार हमेशा? ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, तो उसको हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं अपन। किस में लिखते हैं? हमेशा पॉजिटिव में ही लिखते हैं, क्योंकि ई से पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं। ई तो किसका मतलब है? सिर्फ करंट का, कि डायरेक्शन ऐसी है कि उल्टी है किस तरफ से। तो यहाँ पर डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सीधा डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू एल, क्या था? एल डी आई बाई डी टी। मैंने माइनस को ड्रॉप कर दिया, डी आई बाई डी टी इंटू आई। ये डी टी से डी टी उड़ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आई एल डी आई। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एल आई डी आई। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू एल आई स्क्वायर
बाय 2। तो आपके पास फॉर्मूला ये आ गया। क्या बात क्लियर है? तो आपके पास वर्क डन का भी फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, अब एल की हम बात कर रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब एक आपको एक एग्जांपल गिवन है किसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, उसको मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। क्या है उसके अंदर, आपको निकालना सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल बना लो। ये मैंने सर्कुलर कॉइल बना ली। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। इसके जो टर्न्स हैं वो एन है, आर और आई इसके पैरामीटर्स है ना। ये एन नंबर ऑफ टर्न्स, आर इसकी रेडियस, आई इसका करंट, ठीक है। अगर मैं इसको एल निकालना है इसका मेरे को, तो मैं लिख सकता हूँ जो अपनी जनरल डेफिनेशन है वो है एन इंटू फाइव इक्वल्स टू एल इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से एल आप निकाल सकते हो एन इंटू फाइव बाय आई। एन और आई तो कांस्टेंट है, जो फाइव है, फाइव को कैसे लिखोगे, फाइव होता है इसके लिए, इस सर्कुलर लूप के लिए क्या होता है, एन अपॉन आई इंटू फाइव, ये होता है बी ए कॉस थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पर थीटा तो आपका क्या है, 0 डिग्री है ना। क्यों? क्योंकि बी भी अंदर की तरफ होगा, है ना, बी भी क्रॉस अंदर की तरफ होगा और आपका एरिया भी अंदर की तरफ है, तो कॉस 0, तो ये तो 1 हो जाएगा। बी इंटू ए, बी क्या होता है एक सर्कुलर लूप के लिए जिसके अंदर से करंट आई फ्लो करता है, बी होता है आपका क्या, म्यू नॉट आई इंटू एन अपॉन 2 आर। ये क्या होता है आपका बी। एरिया क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर, इस सर्कुलर लूप का एरिया। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये मैंने बी लिखा है और यहाँ पर मैंने ए लिखा है। ये बी कैसे लिखा, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 आर, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के अंदर अपन ने प्रूव करा था इसका फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि म्यू नॉट, ये आई से ये आई कट गया, म्यू नॉट एन 2 बार है तो एन स्क्वायर, ये जगह पाई, एक आर से एक आर कट जाएगा, पाई आर अपॉन 2। क्या बात समझ में आई? तो ये आया अपने पास किसके लिए, ये आया वैक्यूम के लिए। और अगर मीडियम के लिए निकालना हो तो क्या करोगे आप, सिर्फ म्यू नॉट म्यू आर और जोड़ दोगे, एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2, ये हो जाएगा आपकी मीडियम के लिए। तो ये आपका क्या आया, ये आया आपका एल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। अब बात करते हैं किसकी, सोलेनॉइड की। आपके पास एक सोलेनॉइड है ऐसे, इस टाइप से सोलेनॉइड है, इसके भी पैरामीटर्स में लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये करंट मान लो आई जा रहा है, तो इसका आई एक पैरामीटर है जो उसके अंदर जा रहा है। एन इस पे क्या है, ये एन छोटा एन लिखा है मैंने, छोटा एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये आई तो लिख ही दिया मैंने यहाँ पर, और ये एल है, मान लो इसकी जो टोटल लेंथ है सोलेनॉइड की वो कितनी है, वो एल है। तो यहाँ से फिर से मैं लिख सकता हूँ क्या, एन फाइव होता है वो क्या होता है, एल इंटू आई होता है। तो आपके पास जो एल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, किसकी वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी आएगी, एल इज इक्वल्स टू एन फाइव अपॉन आई। फाइव क्या लिखेंगे इसके अंदर, एन अपॉन आई इंटू फाइव। फाइव क्या होता है आपको पता है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, बी एन या बी म्यू नॉट एन आई, इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। फाइव बी इंटू ए, ये बी लिख चुका हूँ मैं, ए लिखना है, ए ऐसे ही लिख देता हूँ सीधा ए, है ना। मान लो उसका एरिया ए है ना, एक सर्कुलर लूप का, तो ए लिख दिया है यहाँ पर। बी ए कॉस थीटा, वो तो वापस वही हुआ क्योंकि सर्कुलर लूप ऐसा है ना, आपका सोलेनॉइड कैसा है, वो यूँ है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, उसका इसका जो एरिया होगा वो भी कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो कॉस 0 1, तो ये आ गया आपके पास। यहाँ से आप लिख सकते हो एन अपॉन आई। अच्छा आई क्यों लिखते हो, ये आई से एक आई कट गया, आपके पास बच गया क्या, हमारे पास बचा म्यू नॉट इंटू एन इंटू स्मॉल एन इंटू ए, ये बच गया। अच्छा एन क्या होता है, स्मॉल एन वो होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ से आप लिख सकते हो म्यू नॉट एन इंटू एन अपॉन एल इंटू ए। यहाँ से आप लिख सकते हो म्यू नॉट
एन स्क्वायर एल इंटू ए। अगर इसको भी और अच्छे से फॉर्मूले में आपको कन्वर्ट करना हो तो आप लिख सकते हो म्यू नॉट एन अपॉन एल लिख दिया मैंने, और वापस एन अपॉन एल लिख दिया, और एक जो एल मैंने एक्स्ट्रा नीचे लगाया उसको एक ऊपर भी लगा दिया। कोई फॉर्मूले में चेंज करा गया भाई, एल से एल वापस कट जाएगा। इसको मैंने क्लब कर दिया, किसको, म्यू नॉट एन अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। एन बाय एल क्या होता है, एन बाय एल होता है आपका स्मॉल एन, तो यहाँ से लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू एन का होल स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। तो ये कब आपके पास आया, जब आपके पास वैक्यूम है तो हमने म्यू नॉट का इस्तेमाल करा है। और जब आपके पास एक मीडियम होगा तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए इंटू एल। ये क्या होगा जब आप मीडियम में बात कर रहे हैं। तो ये किसका फॉर्मूला आया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का। क्या हमें बातें क्लियर है। तो काफ़ी इजी फॉर्मूलेस हैं, आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए। सर्कुलर पॉइंट, अगर सर्कुलर कॉइल के निकाल रहे हैं तो उसके अंदर बी ए कॉस थीटा लिखना है आपको, तो बी का आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। म्यू आई इंटू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स उसकी, अपॉन 2r, और ऐसे यहाँ पर म्यू एन आई, स्मॉल एन आई, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन और देखेंगे एसी जनरेटर के बारे में।